आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। संभल में होली के दिन कब होगी जुमे की नमाज, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने की घोषणा। 8 साल के इंतजार के बाद फरीदाबाद को मिला अपना नया मेयर, रिकॉर्ड मतों से जीती बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का स्कोर 09 तो कांग्रेस 0-0। दिल्ली, यूपी, हरियाणा से कश्मीर तक आज इन राज्यों में बरसेंगे बादल, कम होगा तापमान। भारत में चंद्र ग्रहण आज लगेगा या कल, जाने सूतक काल मान्य होगा या नहीं। बीएलए के सामने पाकिस्तान किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेगा, ट्रेन हाईजैक पर बोले रक्षा मंत्री। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का ऑपरेशन पूरा, 346 बंधकों को किया गया रेस्क्यू। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला 2463 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर, आज इन्वेस्टर्स की रडार पर शेयर। छावा की दहाड़ में साउथ की फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, बिना किसी शोर के बजट से ज्यादा कर रही ताबड़तोड़ कलेक्शन। और 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलेंगे रोहित शर्मा, असिस्टेंट कोच के साथ मिलकर कर रहे खास प्लानिंग। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से 14 मार्च को जुमे की नमाज के लिए समय की घोषणा कर दी है। बुधवार शाम को मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से सदर जफर अली के एडवोकेट ने बताया कि 14 मार्च शुक्रवार को होली के मौके पर जुमे की नमाज दोपहर को 2:30 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की ओर से वार्ता के बाद निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में शांति, अमन, भाईचारा व सौहार्द के साथ अन्य बातों को ध्यान में रखकर तय किया है कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है जिससे हिंदू संप्रदाय के लोग बिना किसी झिझक या डर के अपना गर्व मना सकें, साथ ही मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी अपनी नमाज को अदा कर सकें। उन्होंने दोनों संप्रदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपसी प्रेम, सौहार्द व शांति को बनाए रखें, चाहे कोई भी बात हो। यदि कोई परेशानी होती है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस और हमको सूचना दें, इसमें हम भी पूरा सहयोग करेंगे। हिंदू भाई भी खुलकर होली खेलें। सदर ने दोनों संप्रदाय के लोगों से आपसी प्रेम, सौहार्द व शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर के लोगों को अपना नया मेयर मिल गया है। फरीदाबाद नगर निगम में इस बार मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुए हैं। जनता ने सीधे वोट कर बीजेपी को मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी को 3,16,852 मतों के रिकॉर्ड के अंतर से जिता दिया। 13 राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी को कुल 4,16,927 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस प्रत्याशी लता चंदीला को 1,75,000 वोट मिले। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी निशा दलाल तीसरे नंबर पर रही, उन्हें 29,977 वोट मिले। बीजेपी के मेयर पद पर यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले साल 2017 में भी नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी का मेयर बना था। इस जीत पर नवनिर्वाचित मेयर प्रवीण जोशी ने जनता का आभार जताया और लोगों से वादा किया कि वह सबसे पहले सफाई को लेकर काम करेंगी और इंदौर की तर्ज पर फरीदाबाद को साफ सुथरा बनाएंगी। मेयर ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट हासिल किया। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए 10 में से 9 महापौर सीटों पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गई और उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। खासकर रोहतक और सोनीपत जैसे उसके पारंपरिक गढ़ों में हार से पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सफलता लेकर आए हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ पार्टी ने इस बार भी अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए 10 में से 9 महापौर पदों पर कब्जा जमाया है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो कुछ राज्यों में हीट वेव का दौर चल रहा है, वहीं कुछ राज्य अत्यधिक बारिश से जूझ रहे हैं। मार्च के महीने में देश भर में तरह तरह के मौसम के रंग नजर आ रहे हैं, लेकिन आज यानी 13 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इससे लू वाले इलाकों को राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली को भी दिन भर की गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी अभी जारी रहने वाली है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान
है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा रात में बूंदाबूंदी की संभावना है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा रात में बूंदाबूंदी की संभावना है। इसके अलावा आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और दिन के वक्त तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार चंद्र ग्रहण के दिन होली का संयोग भी बनने जा रहा है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 14 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:27 से शुरू होगा और समापन दोपहर 3:30 पर होगा। तो चलिए जानते हैं साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं। हम आपको बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 यानी कल लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण पर होली का संयोग भी बनने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तर फागुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। साथ ही यह चंद्र ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण लगना खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। हम आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। बलूचिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने बड़ा दावा किया है कि बीएलए के कब्जे से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराने का भी दावा किया है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बलूच लड़ाकों को 2 टूक चेतावनी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी कभी भी पाकिस्तान को झुका नहीं सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। हम किसी को हमारे लोगों को बंधक बनाने नहीं देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे लोगों को बंधक बनाए और फिर उसके बदले में हमें डिक्टेट करें। कल वे और भी लोगों को अगवा करेंगे और उसके बदले में आतंकियों को रिहा करने की मांग करेंगे, तो ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलान जिले में जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन के बंधक यात्रियों को मुक्त कराने का ऑपरेशन पूरा हो गया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि बलूच लिबरेशन आर्मी के मस्जिद ब्रिगेड के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच 24 घंटे से ज्यादा समय से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। इस ऑपरेशन में करीब 346 बंधकों को मुक्त करा लिया गया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि बंधकों को बचाने के लिए शुरू किया गया सैन्य अभियान समाप्त हो गया है। इसमें कम से कम 346 बंधकों को बचाया गया और करीब 50 हमलावरों को मार दिया गया। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि हमले स्थल पर मौजूद सभी 33 आतंकवादी मारे गए हैं। शरीफ ने कहा, सशस्त्र बलों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराकर और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाकर शाम को सफलतापूर्वक अभियान पूरा कर लिया गया। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी इंडेक्स 27 अंकों की गिरावट के साथ 22,470 लेवल पर क्लोज हुआ। शेयर बाजार बंद होने के बाद डिफेंस सेक्टर की पीएसयू कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जानकारी दी है कि उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2,463 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस ऑर्डर की प्राप्ति के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की वित्त वर्ष 2025 के कुल ऑर्डर इनफ्लो 17,030 करोड़ रुपए की हो गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस 25,000 करोड़ रुपए का दिया था। इससे पहले सोमवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने बताया था कि उन्होंने 843 करोड़ रुपए का एक फ्रेश ऑर्डर प्राप्त किया है। 843 करोड़ रुपए के इस ऑर्डर के तहत कंपनी को आरएफ सीकर्स, वेसल और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रडार अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रो ऑप्टिक रिपेयर फैसिलिटी, रिपेयर और सर्विस देनी है। बॉक्स ऑफिस पर 14 फरवरी को आई विकी कौशल की छावा ने ताबड़तोड़ कमाई कर अपना रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन एक हफ्ते बाद कुंचाको बोबन और प्रिया मनी की ऑफिसर ऑन ड्यूटी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जो हर दिन के साथ अपनी कमाई से नया रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 20 दिन बाद फिल्म ने जहां भारत में 27 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं दुनिया भर में यह आंकड़ा 50 करोड़ रुपए पार हो गया है, जो कि 12 करोड़ के बजट में किसी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन से कम नहीं है। जीतू अशरफ के निर्देशन में बनी डायरेक्टर ऑन ड्यूटी रेखा चित्रम के बाद मलयालम सिनेमा की दूसरी सफल फिल्म साबित हुई है।
रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रिटायरमेंट की अफवाहों को खत्म कर दिया था, जो टीम के दुबई में आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आने से पहले ही बाहर की चर्चा का हिस्सा बनी हुई थी। रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कहा, एक और बात, मैं इस फॉर्मेट से रिटायर नहीं हो रहा हूं। मैं इसलिए यह बता रहा हूं ताकि आगे कोई अफवाह ना फैले। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने करियर की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई। हालांकि 2027 वनडे विश्व कप खेलने पर उनकी नजरें हैं। वहीं एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रोहित 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं, जिसमें भारत के सहायक कोच अभिषेक नायर उनकी काफी मदद करने वाले हैं। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित 2027 विश्व कप तक अपने वनडे करियर को खींचना चाहते हैं। उन्होंने पिछले साल जून में टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि रोहित ने अफ्रीकी इवेंट के लिए फिट और कॉम्पिटिटिव बने रहने की योजना बनाई है। उनकी योजना का मुख्य व्यक्तित्व उनके पूर्व मुंबई टीम के साथी अभिषेक नायर होंगे, जो उनकी फिटनेस, बैटिंग और अप्रोच पर फोकस करने में सहायता करेंगे।